तो हम बात करते हैं यार मार्च 2025 में इकोनॉमी से कौन कौन से टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं, उसके हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। एंड एमसीक्यूज़ से हम टॉपिक कवर करने वाले हैं यार। करंट अफेयर के यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होता है, पूरा वास्टनेस बहुत ज़्यादा है ना, साल भर करंट अफेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है मंथ में जाओ, मंथ में एमसीक्यूज़ करो टॉपिक वाइज, ठीक है। इकोनॉमी के कौन कौन से एमसीक्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है, चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। क्या चिली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई कॉपर का? बिल्कुल, चिली जो है ना, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कॉपर का, बिल्कुल सही बात है। एंड लीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लीड का छोड़ो भाई, मेन तो कॉपर है यहाँ पे। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चिली है। राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। देखो भाई, मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट। हमसे क्या पूछा रहा है? करेक्टली डिफ्रेंशिएट नवरत्ना एंड महारत्ना। जो सीपीएससी है, सीपीएससी का मतलब क्या है भाई यहाँ पे? सीपीएससी का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यार, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो दोनों के बीच नवरत्ना सीपीएससी और महारत्ना सीपीएससी के डिफरेंस के बारे में हमसे पूछा रहा है। करेक्ट डिफरेंस क्या है? नवरत्ना सीपीएससी हैज़ हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट देन महारत्ना। देखो भाई, महारत्ना को महारत्ना इसलिए बोला जा रहा है कि जो महारत्ना है उसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट ज़्यादा होता है। महारत्ना में आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। सो इसमें हायर लेवल ऑफ ऑटोनॉमी भी है एंड हायर स्टेटस ग्रांट एंड हायर इन्वेस्टमेंट सीलिंग भी होता है महारत्ना के अंदर। सो हायर इन्वेस्टमेंट बोला नवरत्ना में, नोटिस महारत्ना में ज़्यादा है देन नवरत्ना। महारत्ना सीपीएससी आर अलाउड टू मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कंपेयर टू नवरत्नास। बिल्कुल, महारत्नास जो है बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखते हैं, बिल्कुल, है ना। जो हायर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थ्रेशोल्ड होता है महारत्नास का भाई, नवरत्ना से, है ना, वो क्या कर सकते हैं? अप टू 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 15% ऑफ देयर नेट वर्थ एक सिंगल प्रोजेक्ट में, है ना, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। नवरत्नास कैन बी ग्रांटेड महारत्ना स्टेटस डायरेक्टली विदाउट मीटिंग एडिशनल फाइनेंशियल क्राइटेरिया। देखो भाई, जो नवरत्नास है उनको अगर महारत्ना स्टेटस चाहिए तो उनको एडिशनल फाइनेंशियल क्राइटेरिया को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। बोथ महारत्ना एंड नवरत्ना सीपीएससी मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद अ प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रूल्स। ये गलत है यार। हमारे पास जो महारत्ना सीपीएससी है वो उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो मस्ट बी लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर। नवरत्ना सीपीएससी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड यार, ठीक है। तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन। सो मस्ट बी लिस्टेड बोल रहा है, तो महारत्नास आर मस्ट, नॉट नवरत्नास। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इंडिया फॉलो अ फुल कन्वर्टेबल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रिजीम। क्या इंडिया के अंदर एक फुल कन्वर्टेबल कैपिटल अकाउंट रिजीम फॉलो किया जाता है? कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, इंडिया के अंदर फुल तो नहीं है भाई हमारे पास, है ना, एक पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रिजीम फॉलो किया जाता है, नॉट फुल। मीनिंग जो है, जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन लोन होते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करेगा। सो इट हैज़ अ पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया फॉलो अ पार्शियल कन्वर्टेबल करंट, ये कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस से बात की जा रही है। क्या हमारे पास पार्शियल कन्वर्टेबल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रिजीम है भाई? दो, हमारे पास करंट अकाउंट के मामले में
करंट अकाउंट के मामले में फुल कन्वर्टिबिलिटी है। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, इफ़ वी हैव अ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ, देखो कैपिटल मीन समथिंग लाइक एसेट और लायबिलिटी, और लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, है ना, एंड लोन्स जो है वो यहाँ पे लायबिलिटीज हैं। तो एसेट लायबिलिटीज जो है वो किसके अंदर है, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमारे पास पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। बट जो करंट अकाउंट है जिसमें हमारे पास ट्रेड इन गुड्स, है ना, ट्रेड इन सर्विसेज, रेमिटेंसेस, ये किसका पार्ट बनाते हैं यार, ये करंट अकाउंट का पार्ट बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। सो इट इज इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है भाई। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट, तो यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द तेंदुलकर कमिटी एंड द रंगराजन कमिटी आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इन इंडिया। तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी जो है वो आप सबको पता होना चाहिए भाई, ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए है, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। तेंदुलकर कमेटी जो है 2009 के अंदर बनाया गया था, तेंदुलकर कमेटी को 2009 के अंदर बनाया गया था, रंगराजन कमेटी 2014 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने क्या बोला कि भाई ऐसा कोई भी इंसान अर्बन एरिया में अगर कितना 33 रुपीज़ कमा रहा है अर्बन एरिया में, या फिर मतलब उससे कम कमा रहा है, इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर यार, मतलब कमा रहा है मतलब खर्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, तो 33 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है पर डे, तो वो क्या हो जाएगा, रूरल पुअर नहीं है, पुअर्टी लाइन ये 33 रुपीज़ है। उससे ज़्यादा कमाएगा तो गरीब नहीं है, उससे कम तो गरीब है। और रूरल एरिया में अगर कमा रहा नहीं, खर्च कर रहा है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, है ना, अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया में यहाँ पे अगर वो 27 रुपये से कम खर्च कर रहा है तो जाके वो गरीब है। एंड रंगराजन कमेटी जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था यार, है ना, यहाँ पे बोला कि अगर कोई आदमी जो है, इट इज़ 47 रुपीज़ इन अर्बन एरियाज अ डे, है ना, एंड 30 रुपीज़ इन रूरल एरियाज, तो क्या बोलता है, गरीबी लाइन को, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर रहा है। एक है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन यार, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो कितना है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मतलब जो वर्ल्ड बैंक जो डिफाइन करता है, पर्सन इज एक्सट्रीमली पुअर अगर, है ना, अगर वो $2.15 पर डे, है ना, इससे नीचे है, कमा रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, उसको गरीब बोलेंगे। खर्च कर रहा है इससे नीचे कम, एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है ना। तो रंगराजन कमेटी एंड तेंदुलकर कमेटी आर बेस्ड ऑन दी पॉवर्टी एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया, हमको थोरियम रिजर्व्स की बात करनी है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है थोरियम रिजर्व के बारे में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड, बिल्कुल इंडिया के अंदर लार्जेस्ट रिजर्व है यार थोरियम का, वन ऑफ द लार्जेस्ट, बिल्कुल। एंड टुगेदर केरला एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर 70% ऑफ द इंडियाज थोरियम, गलत है यार, यहाँ पे मेजर थोरियम डिपॉजिट्स जो है, लार्ज थोरियम केरला के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है ना, उड़ीसा के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगर हम बात करें तो केरला और उड़ीसा दोनों को मिलाएं तो वो कितना होता है, केरला एंड उड़ीसा दोनों को मिलाने से 70% हो रहा है, नॉट केरला एंड तमिलनाडु। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 एंड 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या यार, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC, LOC के बारे में बताना है, करेक्ट यार, लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, इट इज नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल यार, इकोनॉमी के अंदर LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। So it is a form of financial assistance provided by one country to another, usually in the form of grant. ना भाई ना, it is a financial arrangement where a borrower can access fund up to a pre-approved limit and repay it flexibly. बिल्कुल सही बात है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें जो लेंडर है, जो पैसा उधारी ले रहा है, वो क्या करता है, बोरो करता है ना, बोरो करता है स्पेसिफाइड अमाउंट को, है ना, एंड उसके बाद वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसको रिटर्न करता है ना। बोरोवर कैन विड्रॉ द फंड्स अप टू एन अप्रूव्ड लिमिट एंड इज रिक्वायर्ड टू रिपे देम, है ना, इसमें इंटरेस्ट लगता है माना, बट कुछ एग्री टर्म्स पे होते हैं ये। एंड ये जो LOC है, वो LOC को कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, ये गवर्नमेंट, कोई इंडिविजुअल भी दे सकता है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट देता है यार, LOC गवर्नमेंट दे सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकता है, कोई मल्टी लैटरल ऑर्गेनाइजेशंस दे सकते हैं,
है ना। बात करें तो इंडिविजुअल भी दे सकता है, मतलब ये सब दे दिया है, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू द इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल को जरूरत पड़ी या फिर कोई बिजनेसमैन को जरूरत पड़ी या फिर किसी कंट्रीज को जरूरत पड़ी तो उसको ये दे सकता है ना। बहुत सारे पर्पस की वजह से कोई उधारी ले सकता है। यहाँ पे लेंडर जो है वो बहुत सारे कारण की वजह से, लाइक कोई ट्रेड के लिए लेता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेता है, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लेता है, तो ये सब जो है इस सब चीज़ के लिए यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब एक इतना अमाउंट कि आप उससे ले सकते हो। सो इट इज़ अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर अ बोरो कैन एक्सेस फंड अप टू अ प्री अप्रूव्ड लिमिट, यही है लाइन, ये प्री अप्रूव्ड लिमिट ही लाइन है भाई। जो बोरोवर होगा, मतलब जो इस प्रकार से हो ना भाई, लेंडर से बोरोवर, ठीक है। तो जो लेंडर होगा वो एक प्री अप्रूव्ड लिमिट तक क्या कर सकता है, उसको दे सकता है पैसा, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, एंड दिस प्री अप्रूव्ड लिमिट इज द लाइन ऑफ क्रेडिट, दिस इज द लाइन ऑफ क्रेडिट। ओके, एक्सक्लूसिवली गिवन बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF। नो भाई नो, अभी देखा हमने, गवर्नमेंट दे सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकता है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। LOC डू नॉट रिक्वायर्ड एनी रीपेमेंट बाय द बोरोवर, ना भाई ना, LOC से आपको रीपेमेंट तो करना पड़ेगा, बोरोवर तो वापस देगा विद सर्टेन इंटरेस्ट यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI लिक्विडिटी मेजर्स। जो RBI है उसके लिक्विडिटी मेजर्स की बात करनी है। The liquidity adjustment facility consists of repo and reverse repo to regulate short term liquidity। देखो भाई, ये साफ साफ सही स्टेटमेंट है। जो RBI है ना वो रेपो का इस्तेमाल करती है, रिवर्स रेपो का इस्तेमाल करती है शॉर्ट टर्म में, है ना। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे से समय में, अगर आपको उसको क्या करना है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है। दिस आर दी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यार, ये क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब मनी सप्लाई को कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। उसमें रेपो रेट, रेपो का मतलब क्या है ना, रेपो का मतलब क्या है भाई, जो जिस रेट पे RBI से पैसा लेगा कौन, बैंक्स, उसको बोलते हैं रेपो रेट। जिस रेट पे RBI से जो पैसा लेता है बैंक, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो क्या है, तो इसमें सपोज करो RBI ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, तब मतलब जो RBI से पैसा लेने के लिए जो रेट होगा बैंक को ज़्यादा लगेगा, तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तो मनी सप्लाई क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मनी सप्लाई का कम करना है, मतलब कम कब करना है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता हो, लोगों के पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च करना है, तो ज़्यादा होता है महंगाई बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए RBI क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। अगर सपोज करो कि RBI ने क्या किया, रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया, रेपो को उतना ही रखा, रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया। रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है कि अगर जो बैंक्स हैं वो अगर RBI को पैसा देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा उनको, उसी को हमने क्या बोला, इसी इंटरेस्ट रेट को क्या बोला, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर हमारे पास, अगर RBI ने क्या किया, रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया, तो बैंकों को ज़्यादा फायदा होगा। RBI को अगर पैसा देते हैं, पैसा अगर RBI के पास रखते हैं, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने आप बैंक जो होंगे पैसा का अपना सब कहाँ दे देंगे, RBI को दे देंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, जब खर्चा कम करेंगे तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, महंगाई भी कम होगा। सो ये हमारे पास एक, दिस आर दी क्वांटिटेटिव टूल्स यार। क्वांटिटेटिव टूल्स में और भी क्या क्या आते हैं, SLR भी आता है, CRR भी आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। रेपो रिवर्स रेपो के साथ साथ यहाँ पे SLR आता है, CRR आता है। SLR मतलब क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR का मतलब जो है सेल्फ, S से याद रखना, S से SLR, S से सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है, SLR का मतलब है S से SLR, S से सेल्फ, मतलब जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, NDTL जो है ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, मतलब बैंकों को, जो RBI ने बोला है कि भाई तेरे को इतना पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, हर पैसा को तू लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, ओके। तो इतना पैसा तेरे को अपने पास रखना पड़ेगा, हर पैसा को तू अपने आप जो पैसा उसको तू किसको नहीं दे सकता, है ना, लोन के फॉर्म में लोगों को नहीं दे सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, SLR। तो सपोज करो RBI ने SLR बढ़ा दिया, मतलब बैंकों की जो जिम्मेदारी है कि उनके पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। तो जो बैंक अपने पास ज़्यादा SLR में ज़्यादा बढ़ाने के बाद ज़्यादा पैसा उनको रखना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम पैसे दे पाएंगे। सो ये क्या कर सकता है, इट इज अ टाइप ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर SLR बढ़ जाता है, इट इज अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। CRR की बात करें तो CRR क्या है, इट इज द कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम कैश में जो रखना पड़ेगा। जो SLR होता है वो भी खुद के पास रखता है, बट इट इज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना पड़ता है। एंड CRR जो है वो किसके फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश, मिनिमम कैश जो अपने पास गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, वो मतलब गवर्नमेंट को, सॉरी, बैंकों को जो रखना पड़ता है उसको हम बोलते हैं CRR। सपोज करो CRR भी बढ़ा दिया, अगर CRR बढ़ा दिया तो जो मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा यार। सो दिस आर दी
टाइप ऑफ दिस आर द इंस्टांसेस जो कि आरबीआई लेता है फॉर रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स है कि क्वालिटेटिव टूल्स है? दिस आर क्वांटिटेटिव टूल्स। तो पहला रेपो रेट इज अ क्वांटिटेटिव, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर। ओके, इसके साथ साथ बैंक रेट की बात करें, बैंक रेट ने बढ़ा दिया, वही है, सेम है रेपो और बैंक रेट, बट बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है ना। एंड आरबीआई जो है रेपो एंड रिवर्स रेपो आर दी बोले तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 91 डेज से कम को जो होता है ना वो होते हैं। तो रेपो एंड रिवर्स रेपो और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, बट बैंक रेट वही है जो हमने बोला ना भाई, जिस रेट पे आरबीआई से पैसा लेता है बैंक, उसको हमने बोला बैंक रेपो रेट या फिर बैंक रेट। बट रेपो होता है फॉर द शॉर्ट टर्म, दैट इज फॉर लेस देन 91 डेज, बट बैंक रेट जो होता है वो ज्यादा समय के लिए। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, बिकॉज बैंक जो होंगे आरबीआई से पैसा कम लेंगे, सो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कम करने के लिए देखने को मिल सकता है। सो ये बिल्कुल सही बात है यार, दिस आर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, ओके, टू रेगुलेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ओके, वन नाइट बेसिस और फॉर शॉर्ट टर्म लेस देन 91 डेज, जैसे आरबीआई मानती है। कि बैंक रेट इज प्राइमरली यूज्ड टू इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मार्केट। मैंने अभी बोला भाई बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है यार, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, कट जाएगा A1 ओनली। सो दिस आर व्हाट, दिस आर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दिस आर क्वांटिटेटिव टूल जो कि डायरेक्टली मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ओके, जो कि क्या करते हैं, क्रेडिट फ्लो को इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। सो ये तो क्वालिटेटिव हो गया। कुछ सॉरी दिस आर क्वांटिटेटिव यार, दिस आर क्वांटिटेटिव टूल्स, ओके। बैंक रेट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव टूल्स। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव टूल्स की, तो क्वालिटेटिव टूल्स जो होता है वो इनडायरेक्टली क्या करता है, इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को क्या करता है, यहाँ पे क्रेडिट फ्लो को क्या करता है, हैम्पर करता है, रोकता भी है, रेगुलेट करता है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आता है यार, क्वालिटेटिव टूल्स में क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग जो है वो हमारे पास क्या है, क्रेडिट राशनिंग इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इट इज टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मोरल सुएजन में पैसा को सोख लेता है गवर्नमेंट। कैसे सोख लेता है भाई, है ना, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको परसुएट करना पड़ता है, इसीलिए वो पैसा को सोख लेता है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है मनी सप्लाई को। लैंडिंग जो है पर्टिकुलर बोलेगा भाई, आरबीआई बोलेगा देख भाई तू जो बैंक है, तू जो लोन दे रहा है लोगों को, ठीक है, तू एक पर्टिकुलर सेक्टर को दे, ठीक है, तू सिर्फ बिजनेसमैन को लोन मत दे, फार्मर को दे। तो जो है एक पर्टिकुलर साइड में वो क्या करता है, राशन कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिंग लैंडिंग टू सर्टेन सेक्टर इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट मींस लोन्स को किसी पर्टिकुलर साइड में डाइवर्ट कर देना, इज कॉल्ड एज क्रेडिट राशनिंग, जो कि एक क्वालिटेटिव टूल है। एक और क्वालिटेटिव टूल का अगर हम नाम बताएं तो एक होता है यार मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है ना, जो कोलेटरल्स हैं लोन के लिए वो एडजस्ट किए जाते हैं, ओके। तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये भी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, बोलती है कि भाई इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टूल है, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करो। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज व्हाट, अ क्वालिटेटिव टूल यार, ठीक है। एक हमारे पास सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, जो कि क्या करता है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो होते हैं ना उसको कंट्रोल करता है, कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में किसी सेक्टर में कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, SCC बोलते हैं यार। दिस आर क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। सफेद सोना किसको बोलते हैं भाई, तो व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, कॉटन को बोलते हैं यार, है ना। रुई को क्या बोलते हैं, सफेद सोना बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एंड इंडिया जो है एक तरह से इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कमर्शियल क्रॉप है, जो कि 25% ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन के लिए इंडिया कंट्रीब्यूट करता है कॉटन के। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है यार ये, ओके। मेन जो हमारे पास मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना। दिस आर दी मेजर व्हाट, दिस आर दी मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया स्पाइस सेक्टर इज करेक्ट। स्पाइस मतलब मसालों की बात हो रही है ना, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है भाई स्पाइस सेक्टर के बारे में। हम दुनिया को पता है यार, इंडिया इज स्पाइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये मसालों का कटोरा है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वालिटी मिलती है स्पाइसेस की, जो रेयर स्पाइसेस जो मिलते हैं, जो मेडिसिनल स्पाइसेस मिलते हैं, लाइक टर्मरिक की बात कर सकते हैं, लाइक जिंजर की बात कर सकते हैं, लाइक अदरक लहसुन की बात कर सकते हैं, तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं यार, ये इसके लिए हमारे पास इंडिया को बोला जाता है स्पाइस बॉल। और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है, प्रोडक्शन जो है, एक्सपोर्ट जो है, कंजम्पशन जो है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इंडिया के अंदर। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है इंडिया के बारे में स्पाइसेस के रेफरेंस से बात करें तो। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, बिल्कुल सही बात है, पहला ही सही हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ो, 9 का सेक्शन स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, इंडिया प्रोड्यूस ऑल दी 109 वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस जो कि ISO में लिस्टेड है। ISO का मतलब क्या है यार, यहाँ पे ना भाई ना, ये अराउंड 75 स्पाइसेस को यहाँ पे जो ISO है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, उसमें हमारे पास अराउंड 75 को इंडिया प्रोड्यूस कर पाता है। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस वाइल इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट। इंडोनेशिया जो है लार्जेस्ट नहीं है भाई, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दिस इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली, मतलब ये हमने बताया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू वीट प्रोडक्शन इन इंडिया की, जो कि न्यूज़ में था भाई मार्च के अंदर 2025 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वीट प्रोडक्शन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। बिहार इज द टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, तो बच्चा भी सही कर देगा यार। बिहार इज द नॉट बिहार, इट इज द उत्तर प्रदेश। वीट इज द लार्जेस्ट क्रॉप इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज। एरिया कवरेज के टर्म्स में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा टर्म है यार, एरिया कवरेज की बात करें तो वीट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट में तो पैडी ही है, बच्चे बच्चे को पता है ये। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 11 है शॉर्ट सेलिंग, जो कि न्यूज़ में था भाई, शॉर्ट सेलिंग रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट सेलिंग जो है, ये जो टर्म था न्यूज़ में, वो किसके बारे में है, तो इट इज़ अ फीचर ऑफ सेलिंग स्टॉक्स और एसेट विदाउट ओनिंग दैम, एम टू रीपर्चेस इट एट अ लोअर प्राइस। बिल्कुल यार, है ना, जो खुद स्टॉक्स रखे हैं, है ना, उसको आपको बेचना और उसको सस्ते में खरीदना, इस कॉल्ड ए शॉर्ट सेलिंग। इन्वेस्टर जो है बोरो करता है शेयर फ्रॉम द ब्रोकर एंड सेल देम एट अ करंट प्राइस, है ना, एक स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है भाई शॉर्ट सेलिंग, जिसमें इन्वेस्टर बोरो करता है एसेट या फिर स्टॉक्स, उनको सेल करता है करंट प्राइस में, एंड लेटर उसको परचेस करता है, रीपर्चेस करता है एट लोअर प्राइस एंड मेक्स प्रॉफिट। सेलिंग गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, सेलिंग इट एट अ करंट प्राइस। टेक्निक यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, नो भाई नो, RBI सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती, सब ये ट्रेडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। A method of reducing fiscal deficit by cutting government spendings. No, it is not a method of बोले तो cutting government spendings है, it is a method जो कि जो स्टॉक रखे हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं। And short selling is often associated with the market volatility and regularity scrutiny, जो कि यहाँ पे हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था ना अडानी ग्रुप में, अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने बोला कि इसने शॉर्ट सेलिंग किया है ना, तो उसके वजह से यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए तो यहाँ पे ये न्यूज़ में था। इसे हमसे पूछा जा रहा है शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है ना, करंट प्राइस पे बेचना और परचेस करना लो प्राइस पे टू मेक प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12 है विद रेफरेंस टू फ्लेक्सिबल डेफिसिट टारगेटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्लेक्सिबल डेफिसिट टारगेटिंग के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्लेक्सिबल डेफिसिट टारगेटिंग के बारे में हमसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, करेक्ट पूछा जा रहा है। Flexible deficit targeting, it allow adjusting fiscal deficit goal based on economic cycle and investment priorities। बिल्कुल, ये जो flexible deficit targets है वो हमको मदद करता है ना, ये जो मतलब न्यूज़ में था, क्योंकि हमारे पास इंडिया ने एम किया कि 2047 तक हम अडॉप्ट करेंगे एक फ्लेक्सिबल फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इंश्योर करेंगे एंड कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जो फिजिकल प्रूडेंस है उसको। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट टारगेटिंग की बात की जा रही है, टोल ऑफ एडजस्टिंग फिजिकल डेफिसिट गोल्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक साइकिल एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज। बिल्कुल सही बात है ना, इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है ये, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ के ऊपर, एक्सटर्नल शॉक्स के ऊपर, ये यहाँ पे ध्यान दे के इसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। एक तरह से डिविएशन करता है भाई, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बैलेंस करता है फिजिकल प्रूडेंस को और ग्रोथ लाता है, इंपॉर्टेंट जो कि हमको बहुत ज़रूरी है ग्रोथ। एंड इट इज़ बिल्ट इन मैकेनिज्म टू डिविएट फ्रॉम द डेफिसिट टारगेट ड्यूरिंग क्राइसिस। बिल्कुल ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है यार, जो को हमको डेफिसिट टारगेटिंग हेल्प करता है ना क्राइसिस के समय।
करेक्ट यहाँ पे बोथ हो जाएगा। आप समझना जो की कंपोनेंट है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का, है ना, जो फ्लेक्सिबल डेफिसिट टारगेटिंग है उसमें एस्केप क्लॉज होता है ना, काउंटर साइक्लिसिटी देखने को मिलती है, एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन देखने को मिलता है, रिवेन्यू कंसिडरेशन देखने को मिलता है। एस्केप क्लॉज क्या बोलता है ना, इट इज द बिल्ट इन मैकेनिज्म टू डिविएट फ्रॉम द डेफिसिट टारगेट ड्यूरिंग द क्राइसिस। जिसमें हम पैंडेमिक या फिर ग्लोबल शॉक आ गया तो उसमें एस्केप क्लॉज होता है। ये जो है ये इस एस्केप क्लॉज की बात कर रहा है। एंड कुछ काउंटर साइक्लिसिटी होती है जिसमें हायर डेफिसिट को अलाउ किया जाता है ड्यूरिंग द इकोनॉमिक टर्न डाउन एंड कंसोलिडेशन किया जाता है ड्यूरिंग द हायर ग्रोथ पीरियड। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं इसके अंदर फ्लेक्सिबल डेफिसिट टारगेटिंग के अंदर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 है विद रेफरेंस टू आईपी। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, आईपी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। जो आईपी है जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं उसको उसके ऊपर पेटेंट दिए जाते हैं। हाँ, तो ये पेटेंट क्या है भाई, पेटेंट के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है हमको। तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है, जो कोई इन्वेंट करता है किसी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस को तो उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट देता है क्या, पेटेंट, बिल्कुल। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट की बात होती है, कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट जो पहला स्टेटमेंट सही है, कॉपीराइट क्या बोल रहा है, कॉपी राइट इज अ लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट दैट क्रिएटर हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। बिल्कुल, कॉपीराइट जो है वो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क पे कोई भी क्रिएटर जो है वो क्लेम करता है उसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। तो दिस आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। पेटेंट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, पेटेंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ साथ और भी होते हैं चीजें लाइक ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है इट इज अ साइन ऑफ कैपेबल, इट इज अ साइन, एक साइन होता है कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड और सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम द अदर। एक होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है, एक तरह से ऑर्नामेंटल या फिर एस्थेटिक एस्पेक्ट को कंसिडर करता है किसी भी आर्टिकल का। इंडस्ट्रियल डिजाइन ये भी एक हमारे पास क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। दोनों करेक्ट है भाई, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच आर द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट आर कॉमनली एडेड टू राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन में किस किस माइक्रो न्यूट्रिएंट को यहाँ पे ऐड किया जाता है, तो आयरन को ऐड किया जाता है, बिल्कुल यार, फोलिक एसिड को भी ऐड किया जाता है, विटामिन B12 को, जिंक को। तो करेक्ट क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास एक स्टैंडिंग कमिटी बनी थी, है ना, स्टैंडिंग कमिटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रिकमेंड किया कि हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का, जो फोर्टिफाइड राइट है अक्रॉस दी कंट्री, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये चर्चा में था, इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है इसके बारे में। WHO ने बोला है कि फोर्टिफिकेशन जो है एक कंटेंट को बढ़ाना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को जानबूझ के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स को फूड में बढ़ाना इज कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन। एंड फोर्टिफिकेशन में राइस कर्नल के अंदर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A भी जोड़ा जाता है, इसके साथ जिंक है, तो ये सब हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन 15 है यार विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा जा रहा है रिगार्डिंग ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। ट्रेड वॉर क्या है, अ सिचुएशन वेयर कंट्रीज इम्पोज टैरिफ फॉर ट्रेड बैरियर ऑन ईच अदर इन रिटेलिएशन। बिल्कुल, इंडिया एंड चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर देखने को मिलता है, जहाँ पे टैरिफ इम्पोज करते हैं हम लोग दूसरे कंपनी के ऊपर, दूसरे कंपनी का सामान को हम अंदर आने के लिए नहीं रोकने के लिए, महंगा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे टैरिफ डाल देते हैं, और हमारे देश से दूसरे देश में जाए तो वहाँ भी महंगा बढ़ाने के लिए वहाँ पे टैरिफ डालते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड वॉर बोलते हैं। कंपटीशन बिटवीन टू कंट्रीज टू एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन अदर, गलत है यार। पॉलिसी वेयर अ कंट्री बैन ऑल इंपोर्ट्स, नो भाई ये भी गलत है। कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, ये भी गलत है। इट इज अ टाइप ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ बैरियर्स और ट्रेड बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैफ्रॉन कल्टीवेशन। न्यूज में हमसे पूछा जा रहा है, सैफ्रॉन कल्टीवेशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द साइंटिफिक नेम ऑफ सैफ्रॉन इज क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, क्रोकस सैटिवस बोलते हैं सैफ्रॉन को। द यूजेबल पार्ट ऑफ सैफ्रॉन प्लांट इज द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो पेटल है वो इसका यूजेबल पार्ट है क्या, नो, इट इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, नॉट द पेटल, है ना।
जो कि सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है, स्टिग्मा जो है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे, है ना, वो यहाँ पे हम क्या करता है, स्टिग्मा जो है वो सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है। सो इट इज नॉट दी पेटल बट दी स्टिग्मा, सो दिस इज इनकरेक्ट। कश्मीरी और कश्मीर सेफ्रॉन होल्ड्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बच्चे को पता है यार, कश्मीर जाना जाता है सेफ्रॉन की वजह से, और वो जीआई टैग होल्ड करता है। Saffron cultivation requires a warm and humid climate. No, it requires a dry and moderate climate. ठीक है ना, not warm and humid. It required a dry to moderate climate. नहीं, सेफ्रॉन जनरली यहाँ पे बडगम, पुलवामा और पैम्पोर में यहाँ पे उगाया जाता है। करेक्टली मैच हो जाएगा यहाँ पे, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हमें पूछा गया तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, अभी न्यूज़ में देखा था हम, अभी क्वेश्चन देखा था कि दे आर रिगार्डिंग दी पॉवर्टी एस्टिमेशन। सो तेंदुलकर कमेटी, मैंने बताया कि तेंदुलकर कमेटी 2006 के अंदर बनाया गया था, रंगराजन कमेटी 2014 के अंदर बनाया गया था। तो तेंदुलकर कमेटी डिफाइंड पॉवर्टी बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एसेंशियल आइटम्स। बिल्कुल सही बात है, तेंदुलकर कमेटी जो है वो एक्सपेंडिचर के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है ना। एंड जो रंगराजन कमेटी है, इट इज ऑन द पर कैपिटा इनकम यार। सो ये भी सही बात है। क्या बोला इस तरह से, हायर पॉवर्टी लाइन इंक्रीजिंग द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पुअर पीपल। बिल्कुल एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड था, एंड जो रंगराजन कमेटी है उसने पॉवर्टी लाइन को ही बढ़ा दिया जिससे पॉवर्टी कम लगे, है ना। तो यही हमारे पास है, पॉवर्टी लाइन को बढ़ाने की बात की, पर कैपिटा के ऑन पर मंथ के रिगार्डिंग यहाँ पे ये दिया गया था, एंड ये जो था ये बढ़ा दिया गया था, इसने रिकमेंडेशन में बोला कि बढ़ाओ इस पॉवर्टी लाइन को। तो करेक्ट यहाँ पे दोनों है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, एरी सिल्क इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय सेमिया सिंथिया रिचनी वॉर्म। ये जो सामिया सिथनी रिंची वॉर्म है, ये हमारे पास प्योर सिल्क, एक एरी सिल्क जो बोलते हैं वो प्योर सिल्क होता है क्या? बिल्कुल न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है, बिकॉज जो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर यहाँ पे उसने क्या किया, एक ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन डाला है एरीटेक्स के लिए, जर्मनी से जो यहाँ पे डाला जा रहा है, फिर यहाँ से ले जाया जा रहा है। ठीक है, सो इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय सेमिया सिथिया रिंची वॉर्म। बिल्कुल, द एरी सिल्क इज मेनली फाउंड इन मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश में कल्चर किया जाता है। इट इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल कल्चर्ड एंड टेक्सचर्ड सिल्क, है ना। सबसे प्रीमियम क्वालिटी ऑफ सिल्क जो है वो यहीं से हमारे पास एरी सिल्क होता है। सो दैट्स व्हाई दिस एरी सिल्क इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाट, दिस एरी सिल्क। एरी सिल्क जो कि इंडिया के अंदर, जर्मनी के अंदर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है। It is known as the father of all cultured and textured silks। करेक्ट हमारे पास पूछा जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप। क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इट इज़ हाईली रिम्यूनरेटिव एंड लेबर इंटेंसिव। हाँ ओके, इसके बारे में पूछा कि भाई लेबर बहुत ज़्यादा लगता है, रिम्यूनरेटिव बहुत ज़्यादा है, ड्रॉट रेसिस्टेंस होता है, क्या कोई भी मार्जिनल सॉइल में ग्रो कर जाता है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यार, एंड एक्सपोर्ट भी करता है इस क्रॉप को। तो किस क्रॉप के बारे में बात की जा रहा है? तो आप समझ लेना, यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रॉट रेजिस्टेंट की है ना, लेबर इंटेंसिव की, तो आपको समझना है टोबैको। टोबैको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, एंड इट इज़ अ कमर्शियल क्रॉप जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में उगता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, सो मार्जिनल सॉइल में भी ग्रो कर जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है भाई इंडिया जो है किसका, किसका, टोबैको का। सबसे ज़्यादा कौन? चाइना। सबसे ज़्यादा टोबैको जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद इंडिया एंड ब्राज़ील। रबर जो है वो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है ना, और इसके साथ साथ ये हाई रेनफॉल चाहिए होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस नहीं है ये। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन भी लेबर इंटेंसिव है, एंड ये लॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है यार इसको भी। जूट भी लॉट ऑफ वाटर, इट इज़ नॉट ड्रॉट रेसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो ड्रॉट रेसिस्टेंट वाला टर्म है ना, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट की वर्ड है आपको आंसर तक पहुँचने के लिए। टोबैको इज ड्रॉट रेसिस्टेंस। हुक्का, बीड़ी, सिगार, है ना, च्यूइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब में जो टोबैको का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
बाइदगी चिली, बाइदगी चिली रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज वेल नोन वैरायटी ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। जो बाइदगी चिली है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है भाई? हाँ, इट इज़ फ्रॉम दी स्टेट ऑफ कर्नाटका यार, है ना। एंड ये जो है ब्राइट कलर का होता है, पिकल्स मसाला एंड चिली पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़ में था इसलिए हमसे पूछा जा रहा है, तो यही पूछती है भाई, जो चीज़ न्यूज़ में थी उससे हमसे पूछा जाता है। बाइदगी चिली इज फ्रॉम विच स्टेट? इट इज़ फ्रॉम दी कर्नाटका स्टेट। एंड बाइदगी चिली को डेजिग्नेट किया गया है ऐसा कर्नाटका जीआई, है ना, कर्नाटका जीआई मिला है इसको, कर्नाटका का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्वेश्चन 21 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बताना है हमको। एंटी डंपिंग मेजर्स जो कि लिए जाते हैं उसके बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट कॉज हार्म टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय एनेबलिंग फॉरेन गुड्स टू बी सोल्ड एट लो प्राइस। देखो ये जो है हार्म नहीं करेंगे, एंटी डंपिंग मेजर्स है ना, डंपिंग मेजर्स नहीं बताए जा रहे हैं। एंटी डंपिंग मेजर्स जो है वो क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं पेनल्टीज, है ना, प्राइस बढ़ा। जैसे चाइना के अंदर सस्ता मोबाइल इंडिया में बेच देता है तो इंडिया के जो मोबाइल कंपनीज को फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या करते हैं, एंटी डंपिंग मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज चाइना चाहता है कि यहाँ कंपनी को डुबाना है तो क्या करता है, वहाँ पे सस्ता में बेच देता है, तो इसीलिए यहाँ की कंपनीज जो होती हैं वो डूब जाती हैं। तो इसीलिए क्या करना है, अपने पास एंटी डंपिंग मेजर्स लिए जाते हैं। सो इट हार्म्स द डोमेस्टिक कंट्रीज? नो, इट हार्म्स नहीं, इट प्रोटेक्ट्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इट इंटेंड टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिल्कुल, एंटी डंपिंग मेजर्स जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और फेयर कंपटीशन को प्रमोट करते हैं या फिर रिस्टोर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही हमसे पूछा जा रहा है। इट एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोनोपोली फॉर डोमेस्टिक, नहीं मोनोपोली नहीं बोलता यार, ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को भी कंपटीशन में आने तो दो। मोनोपोली की बात नहीं करता है, कि फेयर कंपटीशन बनाने की बात करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ नॉट परमिटेड अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। WTO फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे जिसको हम जेनेवा बेस्ड कन्वेंशन बोल रहे हैं, उसके अंदर हाँ भाई फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, है ना, एक्सपोजर जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो एंटी डंपिंग मेजर्स है वो हम ले सकते हैं। एंड जो गैट है, गैट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके अंदर यहाँ पे ये ले सकते हैं, गैट के अंदर, है ना, ये ले सकते हैं क्या, एंटी डंपिंग मेजर्स। तो इट इज़ अंडर आर्टिकल 6, सो इट इज़ नॉट परमिटेड बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है यार? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ दैट फोकस ऑन इंक्रीजिंग वेल्थ फॉर रिच एंड इम्प्रूविंग कंडीशन फॉर द पुअर। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब वेल्थ, रिच के लिए वेल्थ बढ़ना और इम्प्रूविंग कंडीशन फॉर द ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है भाई। द प्रोसेस वेयर ग्रोथ इज ब्रॉड बेस्ड एंड बेनिफिट आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग दी और अमॉन्ग ऑल दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विथ फोकस ऑन द मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज। बिल्कुल यही इंक्लूसिव ग्रोथ है यार। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सबका एक साथ विकास होना, गरीब हो चाहे अमीर हो, और ज़्यादा ध्यान यहाँ पे किसका दिया जाता है, जो मार्जिनलाइज्ड या फिर वल्नरेबल सेक्शन है उनको ध्यान दिया जाता है। डेवलपमेंट इज प्रायोरिटाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन वाइल इग्नोरिंग रूरल एरियाज एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज। नो, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, कैपिटलिज्म की बात हो रही है। A strategy that seeks to maximize the gross domestic product of a country regardless of the economic inequality, गलत है यार। ओके, क्वेश्चन 23 है, दिल्ली चिली हैज़ रिसीव GI टैग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। जो दिल्ली चिली है जिसको GI टैग मिला है वो सिक्किम से बिलोंग करता है यार। जो आपदा है, आपदा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसने दिल्ली चिली को सिक्किम का जो है सोलोमन आइलैंड में जो भेजा जाता है, वो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ में था, उसको क्या बोला है, GI टैग मिला है, 2020 में मिला है। विथ रेफरेंस टू GI टैग, अगर GI टैग के बारे में बात हो ही रही तो GI टैग के बारे में बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोसेस क्वालिटी और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू इट्स ओरिजिन। बिल्कुल यार, ओरिजिन की वजह से जो क्वालिटी होना इज कॉल्ड एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये चिली जो है सिक्किम में उग रहा था, ऊपर वाला दिल्ली चिली, इसीलिए इसको GI टैग मिला। सब जगह उगता तो नहीं मिलता, उसकी क्वालिटी जो है वो सिक्किम में उगने की वजह से आई, इसीलिए उसको GI टैग मिला। The registration of a geographical indication is valid for a period of 10 years and it can be renewed from time to time। जो GI टैग है वो 10 साल के लिए होता है, उसको हर रिन्यूड किया जा सकता है। ठीक है, टाइम टू टाइम, बिल्कुल सही बात है।
और जो जीआई टैग्स है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए दिया जा सकते हैं, कोई फूड स्टफ के लिए दिए जा सकते हैं, है ना, कोई वाइन हो गया, स्पिरिट ड्रिंक हो गया, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है जीआई टैग के बारे में, दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है यार, द इक्विलाइजेशन लेवी। इक्विलाइजेशन लेवी हमारे पास न्यूज में था, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू टैक्स। ये जो इक्विलाइजेशन लेवी है क्या, इट इज़ एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस के ऊपर यहाँ पे ये लगाया जाता है। इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6% जो डिजिटल टैक्स है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में, वो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से, वो एबॉलिश कर दिया। पहले था जो कि उसको एबॉलिश किया, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था ये। दो 2020 में इम्पोज किया गया था, बट अब इसको क्या किया जा रहा है, मोर अकोमोडेटिव स्टांस लेने के लिए यहाँ पे इसको लाया है। 26 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करनी है। द रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन दी नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। क्या नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन में इसको लाया गया था? बिल्कुल, 1975 में उसकी रिकमेंडेशन में आरआरबीज को। आरआरबीज ऑपरेट अंडर द ट्राइपार्टाइट ओनरशिप स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सेंट्रल स्टेट एंड स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल स्टेट और स्पॉन्सर बैंक के द्वारा यहाँ पे इसको ओन किया जाता है भाई, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% स्टेक होता है, जो स्टेट बैंक होता है उसका यहाँ पे 15% होता है, एंड जो स्पॉन्सर बैंक होता है 35% स्टेक रखता है। So this is correct. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट आरआरबीज वाइल नाबार्ड सुपरवाइज देम। बिल्कुल, सुपरवाइज कौन करता है? नाबार्ड, एंड रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। ये सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 and 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विथ रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना, इन्वेस्ट की बात करनी है इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। इन्वेस्ट आर रिक्वायर्ड बाई SEBI to distribute at least 90% of their net distributable income to the unit holder। इन्वेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है क्या? SEBI को बिल्कुल जरूरत पड़ती है, अगर उसको अगर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम को यूनिट होल्डर है तो 90%। इनकम अर्न बाय इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट इज फुल्ली एक्सेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। ना बाय ना, इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जेम्प्ट यार, है ना। जो इनकम हर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है भाई जो दूसरों को फायदा हो रहा है उसमें मेरे को भी फायदा होना चाहिए। टैक्सेशन है ना जो है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनकम एंड द टैक्स स्टेटस ऑफ द यूनिट होल्डर, है ना। सो इट इज नॉट फुल्ली एग्जेम्प्टेड बोल रहा है, नो इट इज टैक्सेबल एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इनकम एंड द टैक्स स्टेटस। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा रहा है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ट्रेलिंग बिहाइंड केन्या। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्या? हाँ, बिकॉज इंडियन टी बोर्ड ने बोला है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, है ना, केन्या के बाद, है ना। पहले श्रीलंका था, उसके आगे ऊपर आ गया ये। ब्लैक टी मेक्स अप्रोक्सीमेटली 96% ऑफ द टोटल टी एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो ब्लैक टी है सबसे जो एक्सपोर्ट्स किया जाता है इंडिया से वो यही है यार, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी का किया जाता है, 96% जो है। तो ये भी करेक्ट है, तो हमसे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and C। तो ये हमने बोथ 1 and 2, तो ये हमने क्वेश्चन देखे हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक्स जो बने हैं, न्यूज़ में आए हैं किसमें, मार्च की 2025 में, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सब हमने क्वेश्चंस में देखा, है ना। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर किए यार। जो स्टैटिक पार्ट है तो हुआ ही हुआ, बट जो डायनेमिक पार्ट है लाइक चिलीज जो न्यूज़ में थे, GI टैग किसको किसको मिला, वो सब चीज़ें अभी हमने यहाँ पे कवर की है। यही काम आता है करंट अफेयर का, मतलब ओनली डायनेमिक पार्ट नहीं होता, उसमें डायनेमिक पार्ट का स्टैटिक एस्पेक्ट पूछा जाता है। तो ये हमारे पास MCQs देखा इकोनॉमी के भाई।